हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 9 क्लास की पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। क्या है लोकतंत्र, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, लोकतंत्र के बारे में सारे पहलू हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो देखते हैं, पहले यहाँ पर थोड़ा सा परिचय दिया गया है लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, हम बहुत सारे परिभाषा से शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या लोकतंत्र के बारे में दिखाया जाएगा, गैर लोकतंत्र और लोकतंत्र में जो कंपैरिजन है वो करवाया जाएगा। यहाँ पर लोकतंत्र की शुरुआत होती है। लोकतंत्र के अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण हैं, जिसमें से हम देखेंगे लोकतांत्रिक सरकारें और जो होंगी गैर लोकतांत्रिक सरकारें, यानी कि लोकतांत्रिक सरकारें कौन सी होती हैं और गैर लोकतांत्रिक सरकारें कौन सी होती हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं जो अपनी क्लास में बैठ करके अपनी टीचर, जो क्लास टीचर हैं, उनसे डिस्कस करते हैं लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की क्या परिभाषा होनी चाहिए। वो सब इस पे स्टोरी दी गई है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। तो एक सरल परिभाषा से हम शुरू करते हैं लोकतंत्र के बारे में, फिर से उस पर चर्चा करें और गौर करेंगे। खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। यानी कि लोकतंत्र की जो परिभाषा यहाँ बताई जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जो जिस देश में वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, जो नागरिक होते हैं, जब वो सरकार को चुनते हैं, उनके पास सरकार चुनने का अधिकार होता है, तो उसको हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, यानी कि जनता के द्वारा जो सरकार में लोग होते हैं उनको चुना जाना लोकतांत्रिक सरकार का उदाहरण है। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जो म्यांमार है, वहां पर जो कहा जा रहा है कि जो सैनिक शासक हैं, उनका चुनाव लोगों के द्वारा, यानी वहां की जनता के द्वारा नहीं किया गया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था, वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है, यानी कि जब जनता ने शासकों को चुना ही नहीं, तो उनके फैसलों में लोगों की भागीदारी भी नहीं होगी। पिनोशे चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है, यानी कि जो जहाँ पर राजा रूल करते हैं, राजा वाली हम व्यवस्था देखते हैं, जहाँ राजा होते हैं, वहां पर भी लोग जो होते हैं उन राजाओं को नहीं चुनते हैं। हम देखते हैं वंश वाली व्यवस्था होती है, यानी कि राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस प्रकार से राजा बनते हैं। इसी प्रकार से जो कुछ देश हैं, वहां पर भी राजशाहियों वाला शासन होता है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए। जो सऊदी अरब है, वहां पर भी लोगों के द्वारा शासक नहीं चुने जाते हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है, यानी कि वंश के आधार पर वहां पर भी जो सत्ता है वो चली जा रही है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। यहाँ पर केवल जो लोकतंत्र है, उसमें एक पहलू हमें समझ आता है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होगी, यानी कि लोगों के द्वारा चुने हुए शासक होंगे, लेकिन पूर्ण रूप से यह मतलब नहीं होता है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया, तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं। यानी कि हम बहुत सारे देश ऐसे देखेंगे जहां पर चुनाव तो होते हैं, लेकिन लोकतंत्र है वो नहीं है, यानी कि खुद को लोकतांत्रिक देश कहलवाते हैं, लेकिन असल में वहां पर जो लोकतंत्र है वो नहीं है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना या कहलाना चाहती है। हम देखते हैं कि ज्यादातर जो देश हैं, बल्कि अधिकतर देश जो है वो खुद को लोकतांत्रिक सरकार कहलवाना चाहते हैं, खुद को लोकतांत्रिक देश कहलाना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं लोकतंत्र क्या है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा, यानी कि हमें पहचानना होगा कि जो दिखावटी लोकतंत्र कौन से देश में है और असल में जो लोकतंत्र है वो कहाँ है। इनमें हमें फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। तो लोकतंत्र की विशेषताएं हम देखेंगे
किस प्रकार से है। यहाँ पर जो है इराक में जो डेमोक्रेसी है यानी कि लोकतंत्र, उसकी स्थापना करते हुए सैनिकों को दिखाया गया है। अब हम देखते हैं जो लोकतंत्र है उसकी विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, यानी कि लोगों के द्वारा जो शासक हैं वो चुने जाते हैं। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, यानी कि जिसको जनता चुन रही है वो होगा कौन। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारा भारत, इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं, जैसे कि एमएलए, एमपी वगैरह। लेकिन जो बहुत सारे अधिकारी होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि एग्जाम दे करके जाते हैं, जैसे कि डीएम वगैरह। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है, यानी कि किस चुनाव को हम लोकतांत्रिक कहेंगे। जैसे कि हम अभी देखेंगे कि किस प्रकार से बहुत सारे देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, लेकिन असल में वो लोकतंत्र है नहीं। तो उसको हम देखेंगे। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं, यानी कि किसको अधिकार होगा जो शासक है उनको चुनने का, या खुद शासक चुने जा सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी होता है। ये भी हम देखेंगे। लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में जो सरकारों को, जिन शासकों को लोग चुनकर भेजते हैं उनके पास के सभी अधिकार होते हैं, वो भी हम देखेंगे। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं कुछ देशों के, जैसे कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। तो पाकिस्तान का यहाँ उदाहरण दिया गया है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को, यानी कि जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई थी, वहां पर उसको उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया, यानी कि जो सत्ता थी अपने हाथ में ले ली लोकतांत्रिक सरकार को वहां से निकालने के बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला, यानी कि जो संविधान था पाकिस्तान का, हमने देखा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, भारत का और पाकिस्तान का, तभी दोनों के संविधान का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया था। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान का संविधान है उसको उन्होंने बदल दिया। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। यानी कि वहां पर चुनाव तो हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें दिखी, लेकिन जो अधिक शक्ति थी, पावर थी, वो जनरल मुशर्रफ के हाथों में थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कह के उनके अनेक ठोस कारण हैं, यानी कि इसको लोकतंत्र हम नहीं कह सकते कि वो जो उस टाइम पर जनरल मुशर्रफ का रूल था उसको पाकिस्तान में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव क्या है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनाव क्या है, यानी कि जो प्रांतीय असेंबलियां थी उनमें लोगों ने अपने शासक चुने थे, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। जैसे कि अगर हम देखें तो हम जो है हम तो एमएलए और एमपी वगैरह को सीधे चुनते हैं और फिर वो जा करके जो
पीएम है उनको चुनते हैं, हम पीएम को हम भी नहीं चुनते, हम एमपी को चुनते हैं। अब ये जो एमपी होते हैं ये पीएम को चुनेंगे, पीएम कोई भी फैसला लेगा, हाँ जो फैसले लिए जाते हैं वो पीएम लेते हैं, लेकिन जो पीएम फैसले लेंगे उसको पास कराने के लिए इनकी सहमति की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ जो थे उनके टाइम पर मतलब जो फैसले ये कर रहे थे उसी को मान लिया जा रहा था, ना कि जो पूरे असेंबलियों के शासक थे जिनको लोगों ने चुना था उनकी सहमति की आवश्यकता थी। तो ऐसा नहीं था। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में, यानी कि विदेशियों को इंटरफेयर करवाते हैं लोग। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। हमने देखी जो पहली विशेषता है क्या है, तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, यानी कि जो फैसले का अधिकार है, जो अंतिम फैसला है लोगों के लिए, वो लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके हाथ में होना चाहिए। ये लोकतंत्र जो लोकतंत्र है उसकी विशेषता है। अभी हमने देखा कि लोकतंत्र क्या है, जिसमें लोगों की भागीदारी होती है। यहाँ पर हमने दूसरी डेफिनेशन देखी, लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके हाथ में असली पावर होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने उनको चुनकर भेजा है। यहाँ पर एक ये चित्र दिया गया है जहां पर सीरिया में, यानी कि जो सीरिया है वहां पर यदि डेमोक्रेसी आनी है तो डेमोक्रेसी को भी अपने हिसाब से ये अपने देश में लेकर के आएंगे। तो उससे फॉर्म भरवाने वाला यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, फोटो दिया है कि अगर डेमोक्रेसी भी आएगी तो हमारे हिसाब से आएगी, यानी कि दिखावटी डेमोक्रेसी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, ये चीन का उदाहरण यहाँ पर दिया है। चीन की संसद को कवांगुओ रेमनिन दाइवियाओ दाहुई राष्ट्रीय जन संसद, यानी कि चीनी भाषा में वो उसको कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। जिस प्रकार भारत में 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, ऐसे ही चीन में भी 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। जैसे कि हमारे देश में 543 सदस्य हैं लोकसभा के, ऐसे ही वहां पर 3000 सदस्य हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002 से 3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है, यानी कि वहां पर चुनाव होते हैं, वहां पर पार्टी भी है, लेकिन जो सरकार बनती है और सरकार में सत्ता में केवल एक पार्टी आ रही है। 1930 में आजाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी की ही जीतती थी। वहां पर विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। तो इससे क्या दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि जो लोग हैं उससे मतलब असहमत ही होंगे, पूरे असहमत कोई नहीं होगा, क्योंकि हार जीत तो इसमें चलती रहती है। लेकिन ये तो यहाँ पर तो हमें एक ही पार्टी जीतती हुई नजर आ रही, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ होगी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। अब ये जो अध्यापक हैं इनको कोई ना कोई लोभ या लालच होगा, तभी तो ये उनके जो स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स से कह रहे हैं कि आप इसी पार्टी को वोट दीजिए, जबकि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए स्कूल में किसी भी तरह से। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज करती थी, यानी कि गोदी मीडिया थी जो कि उनकी गलतियों को जनता के सामने लाने की जगह उन पर लेपालापी करती थी। बार बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी। अब हम देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए कितनी घपलेबाजी चल रही है, और उससे जो सत्ता है उसमें केवल एक पार्टी जीतती जा रही है। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफी सारी समस्याएं हैं।
यहाँ पर लोकतंत्र हमें कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा है। चीन के जो चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता, यानी कि केवल एक ही पार्टी है, आप वोट दो तो उसको दोगे, नहीं दोगे तो किसी को नहीं दोगे। तो उनके पास कहाँ कंपटीशन बचा, उनके पास कहाँ अधिकार बचे अपने शासक को चुनने के। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। अब जब चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होंगे तो फिर किस बात का लोकतंत्र? लोकतंत्र में चुनावों का निष्पक्ष होना सबसे पहली एक तरह से कहें तो बेस है, एक नींव है। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक दलों जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच चुनने की, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच में कंपटीशन होना चाहिए। जो चुनावों में भागीदारी कर रहे हैं उसमें एक या दो दल नहीं, उसमें जो है दो चार दलों का जो है दल होने चाहिए, ताकि जो जनता है वो अपनी मनपसंद शासकों को चुन सके। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो, यानी कि जो लोग हैं वो किसी भी शासक को उसकी गद्दी से हटा भी सके, उनके हाथ में इतनी पावर होनी चाहिए और उसे या किसी और को भी जिता सके। तो ये लोकतंत्र की तीसरी शर्त है जो कि होनी ही चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट का एक मोल क्या है? हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मत अधिकार से जुड़ा था, यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। यानी कि समय समय पर अलग अलग जगहों पर जो वोट देने का अधिकार है उससे लोगों को वंचित किया गया है, उनको वोट नहीं देने दी गई है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जनता का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज्यादा है, यानी कि जो एक वोट है उसमें भी अंतर है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, यानी कि लोकतंत्र में केवल शासकों को चुनना, शासकों की अंतिम फैसला लेना या निष्पक्ष चुनाव करवाना ही नहीं, बल्कि जो नागरिक हैं उनके पास एक वोट होनी चाहिए। सभी जो हैं वो एक ही वोट देंगे, चाहे वो कोई लीडर हो, कोई जो है स्टार हो, कोई मजदूर हो, आम जनता हो या कुछ कोई भी हो, सभी को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और उस वोट की जो वैल्यू है उसकी एक ही होनी चाहिए, यानी कि सभी की वोटों की जो है समान वैल्यू होनी चाहिए, चाहे कोई लीडर हो या कुछ भी हो। तो ये भी लोकतंत्र की एक शर्त है। यहाँ पर ये कार्टून सद्दाम हुसैन के टाइम का है, इराक का। इराक में जो आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट यहाँ पर आ गया, तो जो सद्दाम हुसैन है उनकी जो वोट का अधिकार है वो वहां से खत्म हो गया। वो भी क्या दिन थे जब मैं एक ही व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। एक सोच रहे हैं ऐसा चित्र बनाया है। तो कानून का राज और अधिकारों का आदर किस प्रकार है? जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था, यानी कि एक दल की लगातार जीत होती चली जा रही है। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था, यानी कि जो
मीडिया है उस पर इनका कंट्रोल था, वो क्या दिखाएंगे, लोगों तक क्या बात पहुंचेगी, वो भी यही तय करते थे और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था, यानी कि उनको डराकर धमकाकर रखा जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया, वहां से हट गए। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं, यानी कि जिनको जनता पसंद करती है वो तानाशाह भी हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी आवाज उठाने की भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कानून की नजर में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए, यानी कि जो कानून है उसमें सभी लोगों को समान माना जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। इन अधिकारियों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में देखेंगे, यानी कि आने वाले चैप्टर में हम इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सरकार जीतने के बाद अपनी मनमर्जी से कुछ भी करेगी, कुछ भी नियम बनाएगी। उसको एक नियम, एक तरह से जो सीमा है उसके अंतर्गत रहकर ही काम करना होता है। खासतौर से उसे अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है, यानी कि अच्छे से कोई भी कानून यदि ला रहे हैं तो उस पर अच्छे से विचार विमर्श कर लेना चाहिए, सोच विचार कर ही वो फैसला लाया जाता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकारी और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं, यानी कि जो संविधान है वो बताता है कि कोई शासक किस प्रकार से अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। जो शासक चुनकर जाते हैं, यानी कि जो जीत जाते हैं, वो भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज्यादा विस्तार से जो चैप्टर 4 है उसमें देखेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र को चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। जैसे एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। यानी कि जो सरकार है वो लोकतांत्रिक भी है, तो ऐसे में वो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी मनमर्जी करेगी, कुछ भी काम करेगी। जो संविधान है, संविधान के दायरे में रहकर ही वो नियम बना सकती है, कानून बना सकती है, या अपनी शक्तियों का उपयोग वो कर सकती है, क्योंकि जो संविधान है वो शक्तियों को सीमित करता है। परिभाषाओं का सारांश अगर हम देखें तो हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। और हमने देखा कि लोकतंत्र की कौन कौन की थी विशेषताएं थी, जिसमें चुनाव में जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने गए हैं उनको अंतिम फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए, सभी के चुनाव का एक ही अधिकार होना चाहिए, यानी कि एक वोट एक अधिकार होना चाहिए। वो सब हमने विशेषताएं देखी। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाएं, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की चार विशेषताओं को रेखांकित किया। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक की सारी प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में मानते हुए काम करती है, यानी कि एक दायरे में, इस सीमा में रह करके ही जो सरकार है वो काम कर सकती है। यहाँ पर चीन सरकार की गूगल, याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर
बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना से मुक्त प्रवाह को रोक दिया गया है। यानी कि जो सूचनाएं हैं याहू, गूगल, इन सब के जो है चित्र को दिखाया गया है। हम देखते हैं लोकतंत्र ही क्यों। लोकतंत्र क्या हमने देखा, अब हम देखेंगे लोकतंत्र ही क्यों। मैडम लिख दो की कक्षा में अभी भी बहस शुरू थी, तो लोकतंत्र की क्यों आवश्यकता है, क्यों क्या है लोकतंत्र, उसके बारे में हमने देखा। तो यहाँ पर फिर से बच्चे एक बार जो है लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं लोकतंत्र में, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, वो सब पूरी बातचीत चलती रहती है। तो मैडम भी इनकी बात सुनती रहती है, तो वो बीच में कुछ कहती नहीं है। और लास्ट में जब बच्चे पूछते हैं कि मैम आपको क्या लगता है, तो वो बताती हैं कि आप जिस प्रकार से अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे इस मुद्दे पर लोकतंत्र को लेकर के, और आपको किसी ने नहीं रोका टोका, तो ये एक लोकतंत्र ही है। लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि सभी व्यक्ति को अपनी आज़ादी होनी चाहिए अभिव्यक्त करने की, बोलने की, वो लोकतंत्र ही है। यदि इन पर कोई बंदिश होती है, यानी कि इस पर रोक लगा दी जाए, तो वो फिर लोकतंत्र नहीं रहेगा, उनके विचार जो हैं वो वहीं रह जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार होता है। अब लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क हैं वो देखते हैं। यानी कि जो लोकतंत्र है कमियां उसमें भी हैं। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र बिल्कुल ही कोई जादुई दंड है जो सभी कमियों को दूर कर देगा, कमियां इसमें भी हैं। तो इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ ये अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में नई सरकार चुनकर के आती है। अब जब प्रत्येक 5 वर्ष में नई सरकार चुनकर के आएगी, तो वो कुछ टाइम तो पहले स्टेबल होगी, देखेगी चीजें कैसे हैं कैसे नहीं है, क्या काम है क्या नहीं है, तो इतना ज्यादा टाइम तो उसी में चला जाता है। और फिर जो बचा टाइम होता है वो आने वाले चुनावों की तैयारी में जुट जाती है। तो ऐसे में जो स्थिरता है वो बन ही नहीं पाती। जो सरकार है वो लोगों के लिए अच्छे से काम नहीं कर पाती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं। जो लोकतंत्र है उसमें जो सरकारें हैं, वो जो पार्टी हैं, वो लगातार एक दूसरे को मतलब हराने और जिताने में लगी रहती हैं। यहाँ पर जो नैतिकता और जनता के लिए कार्य है वो बहुत कम हमें देखने को मिलता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। यानी कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है किसी एक के हाथ में सारी शक्तियां और वो कुछ भी फैसला कर ले। उस फैसले के लिए, उस कानून के लिए सभी की सहमति आवश्यक होती है, जिसमें जो कानून है, जो फैसले हैं, उनको लेने में बहुत टाइम लगता है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। लोकतंत्र में अत्यधिक भ्रष्टाचार हम देखते हैं। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है। यदि हमारे जो लोकतंत्र है उसके खिलाफ, निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली कोई जादू की छड़ी नहीं है, यानी कि कमियां लोकतंत्र में भी हैं। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। यानी कि लोकतंत्र का जो असली जो पर्पस है यहाँ पर वो यही है कि लोगों की भागीदारी हो, लोग अपने शासकों को चुने, लोग जो है अपनी बात को रखें। यहाँ पर लोकतंत्र का असली मीन्स यही है। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे, लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों को जानने के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। यानी कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अन्य जो व्यवस्थाएं हैं जैसे कि राजनीतिक राजसत्ता, उनसे कहीं ज्यादा ठीक है, अच्छी है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या है, विपक्ष में तर्क देखे हमने, अब पक्ष में देखते हैं। चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे ज्ञात भयावह अकाल है। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। 3 करोड़ लोग।
उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। चीन में अधिक भुखमरी आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खास सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की जरूरत चीन सरकार को महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं होगी। अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं जहां लोकतंत्र है वहां भुखमरी और अकाल नहीं पड़ेगा भारी मात्रा में। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती तो विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इसने सारे लोग भूख से नहीं मरते। जो सरकार है वो उन पर ध्यान देती अपनी जो आलोचना है उसके डर से, जिसके कारण जो इतनी बड़ी भुखमरी वहां हुई वो नहीं होती। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने सामने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दें। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। यानी कि अगर हम दूसरी शासन पद्धति की बात करें, तानाशाही और राजशाही जैसी पद्धतियां, उनसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं ज्यादा ठीक है, अच्छी है, क्योंकि इसमें जो जवाबदेही है वो सरकार को देनी पड़ती है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि जो सभी के विचार हैं, विचार विमर्श से कोई फैसला लिया जाए तो उसमें जो गलतियां हैं वो कम होती हैं। वो कहा जाता है ना कि सले मशवरे में खैर होती है। इसमें कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, यानी कि लोकतंत्र में ज्यादा चांस होते हैं कि सही निर्णय लिए जाएंगे। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियां भी जुदा जुदा हैं। दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरों को दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। यानी कि कोई एक जो बहुदल है वो मतलब कि जो जिनकी जनसंख्या ज्यादा है वो अल्पसंख्यक को कब तक दबाएंगे? कभी ना कभी तो उनका गुस्सा, उनका सब्र टूटेगा ही। तो इससे क्या होगा? इससे और भी ज्यादा नाराजगी बढ़ेगी, वह दूसरों को दबा देगा और कमजोर समूह मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और संतोष पैदा होगा। जो देश है उसमें असंतोष फैलेगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है, जो सभी को उनकी मान्यताओं, उनकी सांस्कृतिक, उनके धर्म को मानने की इजाजत देता है, सभी को आजादी देता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता है और स्थायी रूप से पराजित भी नहीं होता है, यानी कि हार जीत इसमें निरंतर चलती रहती है। 100 विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। यानी कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में
कितनी विविधताएं हैं, अलग अलग जाति हैं, अलग अलग धर्म मानने वाले हैं, भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग पहनावे पहनने वाले हैं, लेकिन सभी एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये 3 तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो, तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं, यानी कि लोग अपने शासक को खुद चुनते हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। लोकतंत्र में भी गलतियां होती हैं, क्योंकि ये भी एक शासन पद्धति ही है। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता, यानी कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें किसी की कमियों को, किसी गलतियों को छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इसमें सुधार करने की गुंजाइश भी इसमें होती है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। यानी कि जब उनकी गलतियां सामने आएंगी तो या तो जो शासक है, जो सरकार है, वो अपने फैसले बदले। जैसे कि हम देखते हैं जनता आंदोलन वगैरह करती है, बहुत सारे विधेयक जब सरकार लेकर के आती है उनके लिए आंदोलन करती है, तो सरकार को वो बिल रद्द करने पड़ते हैं। या फिर जो शासक है, ये जो सरकार है, उसको ही लोग गिराने की क्षमता भी अपने पास रखते हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो शक्ति होती है वो खुद सरकार के पास में होती है। इस चर्चा को समेटे, लोकतंत्र में हम सभी चीजें नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है। हमने देखा जो लोकतंत्र है उसमें कमियां भी हैं, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज्यादा बेहतर ढंग के साथ साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है, यानी कि इसमें लोगों को अपनी गलती सुधारने की भी जो गुंजाइश है वो होती है। इसी तरह से जो ये बेहतर है और भी जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर माना जाता है लोकतंत्र को। अब लोकतंत्र का बेहतर अर्थ क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, यानी कि चुनी हुई सरकार। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। यानी कि अब सीधे तो लोग किसी भी फैसले में भागीदारी नहीं ले सकते, क्योंकि जनता इतनी सारी है और एक साथ जो है सबको एक जगह कहीं पर इकट्ठा भी नहीं किया जा सकता। अगर यह संभव हो तो भी हर एक नागरिक के पास फैसले में भाग लेने का समय नहीं होता, क्योंकि सबके पास अपने अपने काम होते हैं। इच्छा या योग्यता और कौशल भी नहीं होता, इसलिए हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर के भेजते हैं जो हमारे लिए फैसले करते हैं। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इससे स्पष्टता से
हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिलती। यानी कि एक अच्छा लोकतंत्र क्या होगा उसको भी अभी तक हम डिफाइन नहीं कर पाए हैं। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझना होगा। यहाँ पर सरकार है उनका चित्र दिया गया है। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। यहाँ पर कुछ उदाहरण के रूप में दिखाया गया है। हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। क्या फैसले लेना ही पूरा लोकतंत्र है? नहीं, तो केवल फैसले लेना ही लोकतंत्र नहीं होता है। हमने पीछे भी देखा। मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता वाला हो, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनको बोलने की इजाजत दे, जो कक्षा में प्रश्न पूछने की इजाजत दे। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? बहुत सारी इस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं, लोग बोलते रहते हैं। लोकतंत्र शब्द इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का, यानी कि सभी को समान अधिकार होना चाहिए फैसले लेने में। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी, यानी कि गरीबी खत्म हो जाएगी। कम से कम जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक नीड है एक मनुष्य की, उसके पास वो सब चीजें उपलब्ध हो, घर मकान हो, भोजन हो, ये सब व्यवस्था अगर उसके पास है तो उसको ही जो वास्तविक लोकतंत्र कहा जाएगा। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार की भी जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी आवश्यक है। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या कामचलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। इस किताब से हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज्यादा बातें नहीं की हैं। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। अगले जो 10 साल जो हाई स्कूल की आएगी 10th क्लास की बुक, उसमें हम और विस्तार से लोकतंत्र के बारे में देखेंगे। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन। इसी को हम पूरा लोकतंत्र मान लेते हैं कि हमने शासकों को चुन लिया, हमारी भागीदारी खत्म, यही लोकतंत्र है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में हमने यहाँ पर भी देखा कौन कौन सी जरूरतें हैं जो लोकतंत्र बनाती हैं। इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की है वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी, यानी कि ये लोकतंत्र की शक्ति भी है और उसकी कमजोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है।
यानी कि उस देश के नागरिकों पर निर्भर करता है कि वो अपने देश को किस प्रकार का बनाएंगे। उस जो नागरिक हैं वो जो है किस प्रकार से चलते हैं, जो उनकी भागीदारी है वो जो अपने देश की जो शासन है उसमें कितनी भागीदारी करते हैं, वो तय करता है कि देश किस प्रकार का बनेगा। यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती, या मतलब उनको जो है हिस्सेदारी करने ही नहीं दिया जाता। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। गैर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है उसमें जो सरकार है वो जनता को भाग लेने ही नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास पावर होती है, कौन चाहेगा कि उनके हाथ से पावर चली जाए, तो इसलिए वो उनको भागीदारी करने ही नहीं देती। जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को भागीदारी करने का पूरा पूरा अधिकार होता है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई तो हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर भी ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक होता है। तो हमने देखा लोकतंत्र के बारे में इस चैप्टर में, क्या है लोकतंत्र, क्यों जरूरी है, कौन कौन से पैमाने हैं लोकतंत्र की कमियां, उसका अर्थ वगैरह हमने देखा। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।